मैं कोई शीशा नहीं जो रोज टूटूंगा। मैं कोई शीशा नहीं जो रोज टूटूंगा। मैं ज्वालामुखी हूँ, वक्त आने तो दो, जरूर फूटूंगा। तो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। थोड़ा डायलॉग बाजी मार दिया, तुम्हारे लिए था। अपने आप को एक ज्वालामुखी बना लो, ठीक है। अंदर प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। दिखाने की जरूरत नहीं है लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन किया और हीरो बन के दिखा रहे देख मैंने ये कर दिया है, आज एक टेस्ट में मार्क्स ला दिया और बस साथ बैठ गए ना। ये छुट्टे पुट्टे काम करके खुश मत हो, ठीक है। प्रिपरेशन ऐसी रखो, अंदर ही अंदर इतना प्रिपेयर करो, सारी चीजें एकदम इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन करके रखो कि एक ही बार में एग्जाम के टाइम में ऐसा ज्वालामुखी बन के फूटो कि लोग देखें और लोग मतलब बहुत चक्के रह जाए, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका असर सब देखते हैं, राइट। तो वैसा अपने आप को एक ज्वालामुखी बना लो। जब फूटोगे तो दुनिया देखेगी तुमको कि ये बच्चे ने कुछ किया है और ये क्या मार्क्स लाया है, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा मोटिवेशन हो गया। आते हैं आज के मुद्दे पर, पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच इन एवरीडे लाइफ के पहले पीएच क्या है भाई? पीएच के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। ये डिस्कस किया कि भाई हम इसके बेस पर एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। कोई एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, नहीं पता। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके देख लो। यार क्या एक ही चीज बार बार बोलूं, मुझे इनको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पीएच इन एवरीडे लाइफ मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने आसपास की चीजों में कहां पर पीएच को देखते हैं, कहां हम पीएच को सेंस कर सकते हैं, कहां उसका फील ले सकते हैं, वो चीजें हैं। और एक साथ साथ ये हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एवरीडे लाइफ में मतलब क्या क्या चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में, ठीक है, हम किस लेवल के पीएच में हम सर्वाइव कर सकते हैं और कहां कहां हमारी बॉडी में एसिड्स आते हैं, एसिड्स का हम पर क्या असर होता है, असर को खत्म कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखो हम ना, देखो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम 7 से लेकर 7.8 तक की पीएच रेंज में सरवाइव करते हैं। मतलब हम अपनी लाइफ में हमारे अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं इसी पीएच रेंज के मिलेंगे आपको, 7 से 7.8 के बीच में। आप अपने सलाइवा का भी पीएच वगैरह चेक करोगे तो इसी रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इस रेंज में वर्क करती है। अगर इससे कम पीएच हुआ या इससे ज्यादा पीएच हुआ तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उससे हमको कई बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं और इट मे बी फैटल ऑल्सो, ठीक है। सो इस तरह का है हमारा कुछ ह्यूमन बॉडी का सिस्टम। और साथ ही साथ बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसी रेंज में सर्वाइव करते हैं। कुछ लोग 5.5 पीएच के ऊपर और 8 पीएच के रेंज में, 5.5 पीएच से 8 पीएच के रेंज में सर्वाइव करते हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। वैसे ही हमारी हैं कुछ मछलियां, फिश, या बोलो एक्वेटिक एनिमल्स, खाली मछलियां ही नहीं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स। ये लोग ना 5.5 के ऊपर की पीएच को झेल सकते हैं, इसके नीचे की नहीं, ठीक है। तो आपने एसिड रेन वगैरह सुना होगा। एसिड रेन क्या होता है? ये जो पॉल्यूशन की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट होते हैं या और भी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं और वो एसिड गिरता है, ठीक है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे ही पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो जाके वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाकर और फिर गिरते हैं, जिनको हम एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड रेन में एसिड प्रेजेंट है। ये पानी, एसिड वाला पानी आपका जाता कहाँ है? बह के आसपास आपके जो बारिश होती है उसका पानी, मोस्ट ऑफ जो पानी है वो बह के जाता है नदियों में, तालाबों में, इन सब जगहों पर, राइट। तो देखो नदियां तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन तालाब वाला जहां कम, मतलब छोटा वाटर बॉडी है जिसमें पानी कम होता है, वहां पर जब ये एसिड पहुंचेगा तो ये उस पानी को भी एसिडिक बना देगा, राइट। और अगर ये ज्यादा अमाउंट में एसिड पहुंच गया तो उस पूरे पानी को ज्यादा एसिडिक बना देगा। और अगर उस पानी का पीएच 5.5 से नीचे आ गया, ठीक है, तो वहां जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस तालाब में या जो भी वाटर बॉडी है आपका, कुआं वगैरह जो भी, उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खतरा हो सकता है, उनकी जाने जा सकती है, राइट। तो एसिड रेन हमारे लिए ही नहीं बाकियों के लिए भी मतलब खतरनाक है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप पॉल्यूशन कम करो। अच्छा,
फिर बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बहुत गंदा लिखा। अब सारे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हम अलग अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। पहला केस है डाइजेशन में, ठीक है। हमारे डाइजेशन में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा, जिन्होंने लाइफ प्रोसेसेस नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। हमारे स्टमक में ना एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एसिड क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था उसमें, जिन्होंने नहीं किया उसको बता दूं कि स्टमक में एसिड आता है। वो एसिड क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स एक्ट कर सकें। क्लियर है? अच्छा, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है, राइट। वो एसिड हमारी हेल्प करने के लिए है। लेकिन अगर बॉडी में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खा लेते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीज खा लेते हैं, एक्सेस ऑफ प्रोटीन हम ले लेते हैं, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है स्टमक में। या कभी कभी होता है इनडाइजेशन होता है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, तभी भी हमारे स्टमक में ना ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड आ जाता है। तो ये जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है, इसकी वजह से हमको पेट में जलन होना, गले में जलन होना, उसकी वजह से फिर उसके ऐसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो वो जो एसिड है, ठीक है, वो उस वक्त हमको नुकसान पहुंचाता है ना। तो वो एसिड ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो हमको नुकसान पहुंचाएगा। आपने ये भी देखा था कि मतलब, और जिन्होंने नहीं देखा उसको बता दूं यार, बार बार बोलना पड़ता है कि हमारे स्टमक में ना अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है ना। और अगर ये ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ तो ये उस म्यूकस की लेयर को डैमेज करता हुआ हमारे स्टमक के वॉल्स को टच करेगा और स्टमक के वॉल्स को भी डैमेज कर देगा। तो स्टमक के वॉल्स पर अल्सर्स बन जाएंगे जो और भी खतरनाक हो सकते हैं, है ना। तो ज्यादा एसिडिटी होना खतरनाक है। तो ज्यादा एसिडिटी को हम कम करने के लिए क्या करते हैं? एसिडिटी अगर हो गई, इन केस एसिडिटी अगर आपको हो गई, तो उसे करना पड़ेगा आपको न्यूट्रलाइज एसिड को। क्या करना पड़ेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस, है ना। तो आप क्या करोगे? एसिड में बेस ऐड करोगे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाएगा आपका, है ना। तो कौन सा बेस यूज करोगे? तो जो बेस मटेरियल हम यूज करते हैं उसे हम एंटासिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटासिड्स, एंटी एसिड्स, समझ लो। एंट एसिड है ना। तो एंटी एसिड मतलब एसिड का ऑपोजिट नेचर वाला, ठीक है। ये दवाएं होती हैं, आपने देखा होगा टीवी पर ऐड वगैरह बहुत आता है, डाइजीन, और एक कौन सा आता है वो क्या नाम है उसका, क्रेमाफिन, है ना। ये सब सिरप वगैरह का ऐड वगैरह देखा होगा आपने। ये दवाएं जो होती हैं, ये सिरप वगैरह, ये एंटासिड्स कहलाते हैं। इसके अलावा टैबलेट्स भी आते हैं, बहुत सारे एंटासिड्स आते हैं। ये तो दो मैंने नाम बताया जो ज्यादा टीवी पर देखने को मिलता है, तो बहुत से लोगों को पता होगा, इसलिए मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है। इसका मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा कि मतलब यही खरीदो यार, नहीं, पैसा थोड़ी दे रहे मेरे को, ठीक है। तो ये जो एंटासिड्स हैं, ये क्या होते हैं? बेसिकली ये बेस होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो एंटासिड्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको मिलता है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया इसका ये कॉमन नेम है। एक्चुअली में ये होता क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपके घर में अगर ये कोई भी दवा है इनमें से, या कोई भी एंटासिड है जो आप लेकर एसिडिटी के नाम पर ले आए हो, या कभी आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गए या कोई आपके पहचान वाला एडमिट हो गया, तो आप देखोगे क्योंकि उनको पूरे दिन दवाएं चलती हैं, बॉटल्स वगैरह चढ़ते हैं, दवाएं चलती है, तो पेट में ज्यादा एसिडिटी होती है, तो उसके लिए एक एंटासिड जरूर रखते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो वो एंटासिड्स के अंदर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर मिलेगा, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी होता है, ठीक है। बट दिस इज द मेन कंटेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका केमिकल नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, जो कि एक तरह का एंटासिड है। और एंटासिड क्या होते हैं? बेस होते हैं, मतलब ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो पेट में एसिडिटी हो गई, बेस डाल दो, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। मतलब उसकी पीएच कम कर देंगे अपन, ठीक है। अपन पीएच को कम कर देते हैं एसिड के, ठीक है। तो कहना है कि अपन ऑलमोस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसका पीएच रिड्यूस कर देते हैं अपन। क्लियर है? तो ये है हमारे डाइजेशन में पीएच का इंपॉर्टेंस, कि एक अच्छा अमाउंट पीएच का रहता है, एसिडिक मीडियम चाहिए हमको, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ तो प्रॉब्लम है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा काम
चलता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा ना ये हमारे टेक्स्ट बुक में उतने अच्छे से नहीं दिया है, बस एक एक्टिविटी के तौर पर दिया है, पर सॉइल में भी पीएच की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स वगैरह ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़ा एसिडिक मीडियम में उगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो थोड़ा बेसिक मीडियम में उगते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, अलग अलग क्रॉप्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो बहुत सारे प्लांट्स को नुकसान हो जाएगा। अगर आपका सॉइल एसिडिक हो गया, ठीक है, एसिडिक मतलब पीएच रेंज देखो भाई 6.5 भी एसिड ही है, ठीक है, 6 भी एसिड ही है और 2 पीएच वाला भी एसिड ही है। ठीक है, तो इतना एसिडिटी आप चला सकते हो, इतना एसिडिक तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन इतना एसिडिक हो जाना तो नहीं चलेगा ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो अगर आपको प्लांट उगाना है, कई बार होता है कि फार्मर्स जो होते हैं ना, देखो आज भी हमारे देश में ना मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, ठीक है, आजकल वैसे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, हमको बहुत कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, इवन जो अनएजुकेटेड भी है ना उनको भी बहुत कुछ पता है हमसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। ठीक है, वो सॉइल टेस्टिंग वगैरह नहीं करवाते, वो बस अपना नॉर्मल एक खेती का सीजन जब आता है अपना पर्टिकुलर क्रॉप उगाने का, वो बीज डाल देते हैं और फिर वेट करते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे बारिश का बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ठंडी लग जाना है तो अलग प्रॉब्लम है ही, ये तो ऊपर की तरफ से चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी तरफ से हैं। ठीक है, जो सॉइल नॉर्मली क्या होगी, कई बार क्रॉप्स उगाने की वजह से उसमें से न्यूट्रिशन वगैरह खत्म हो जाते हैं, और कुछ चेंजेस आने की वजह से, एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, कुछ बारिश में जैसे एसिड रेन वगैरह हो गया, जो भी हो गया, कई फैक्टर्स की वजह से आपके सॉइल में ना एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है, मतलब आपका सॉइल एसिडिक हो जाता है। तो अगर वो सॉइल एसिडिक हो गया तो वो क्रॉप नहीं उगेगा। क्रॉप है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा उगेगा, फिर थोड़ा बड़ा होकर सूख जाता है, फिर फार्मर को समझ नहीं आता कि हुआ क्या, ये सूख क्यों गया। ठीक है, फिर बेचारा दुखी होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सॉइल एसिडिक हो गया है, या फिर थोड़े थोड़े बीज उगे, क्रॉप ढंग से नहीं उगी या उगी ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सॉइल एसिडिक हो गया तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। तो कई बार फार्मर्स क्या करते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चूना सफेद वाला, वो चूना छिड़कते हैं वो लोग। ठीक है, खेत में से चूना छिड़क देंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, फिर वो लोग क्रॉप उगाते हैं। क्लियर है? तो ये भी चीजें होती हैं। ठीक है, आप अपने खुद ही एक्टिविटी में दिया कि अपने घर के पास, किसी दोस्त के घर के पास अभी मत करना। ठीक है, जब ये महामारी जो है ना, दिमाग खराब कर रखा है, जो आई हुई है, जब चली जाए तब जाना अपने दोस्तों के यहाँ से सॉइल वगैरह, किसी और दोस्त के यहाँ से अलग अलग जगह पे से सॉइल के सैंपल्स लेना, पानी में थोड़ा सा खोल के उनका पीएच वगैरह चेक करना। ठीक है, वो छोड़ो, अब जान दो उसको। तो इंपॉर्टेंस इंडाइजेशन देख लिया हमने, सॉइल का भी देख लिया। इसके बाद है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। आज यार ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है, सब एक्सप्लेन करने वाला ही है। ठीक है, टूथ डीके सुना होगा, बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत चॉकलेट्स बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, तो उनको मना किया जाता है, ज़्यादा चॉकलेट मत खा, दांत सड़ जाएंगे, ज़्यादा बिस्किट मत खा, दांत सड़ जाएंगे, ऐसा कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ये जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या दांतों में चिपक जाती हैं। ठीक है, और यही नहीं, हम जो खाना वगैरह भी खाते हैं, ठीक है, हम जब खाना वगैरह खाते हैं तो खाने के कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, या कई बार दांतों के अंदर ऊपर की तरफ चिपक जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम आता है, राइट। और स्पेशली चॉकलेट्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो स्टिक्की होते हैं, राइट, वो बहुत ही स्टिक्की होते हैं। अगर एक साथ ज़्यादा चॉकलेट कभी खाओ ठूस ठूस के, ठीक है, जैसे किसी दोस्त का बर्थडे है, ये लूटा इधर से लूटा ठूस लिया तो चिपक जाता है, देखा होगा। बिस्किट्स वगैरह भी चिपक जाते हैं ऊपर दांतों में, ठीक है, या दांतों के बीच में गैप में भी फंस जाते हैं फूड पार्टिकल्स या वगैरह वगैरह। ज़्यादा करके चॉकलेट्स बिस्किट्स के साथ होता है, ठीक है, बाकी फूड पार्टिकल्स का भी होता है लेकिन कम कम होता है। तो वो केस में क्या होता है कि जब ये पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपके हुए हैं या दांतों के अंदर फंस गए हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, शुगर वगैरह होता है ना, जो भी ये शुगर है, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह में ज़्यादा करके शुगर, और बाकी हमारे जो भी फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स में भी शुगर तो प्रेजेंट होता ही है वैसे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा फूड पार्टिकल ले लेते हैं। अब हमारे मुंह में ना कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो इन शुगर्स को या फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वो लोग खुद अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं उसमें से,
ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब इन फूड पार्टिकल्स पर हमला करके इनको डाइजेस्ट करके उसमें से अपने लिए न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं ना, उस टाइम ये लोग एसिड बना देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, एसिड्स बनाते हैं। वो एसिड जो है हमारे मुंह में भरेगा, कहाँ जाएगा, मुंह में ही रहेगा हमारे, ठीक है। अभी बोला थूक देंगे बार बार, ना 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 ऐसा नहीं होता भाई, कितनी बार थूकोगे, कहाँ कहाँ थूकोगे, बेडरूम में थूकोगे, ये चप्पल उड़ता हुआ आएगा मम्मी की तरफ से, ठीक है। तो ये जो है जो भी हमारे माइक्रोब्स जो बॉडी में मतलब टूथ के मतलब हमारे माउथ में प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं उसमें से एसिड्स निकालते हैं। इसकी वजह से हमारे मुंह का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। मुंह का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से माउथ में एसिडिक मीडियम बन जाता है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब हमारा जो दांत होता है ना, दांत सफेद सफेद जो दांत होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है एनामिल की, जिसे हम क्या कहते हैं, एनामिल, ठीक है। ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये एनामिल जो होता है हमारा दांत के ऊपर का जो शाइनी पोर्शन एनामिल होता है, बहुत ही कड़क लेयर होती है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये हमारी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हमारे दांत के जो इनामिल होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बाहर का तो और भी है, डायमंड, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत ही हार्ड है, तो ये पानी वगैरह में तो सॉल्यूट होगा नहीं, नहीं तो अपन पानी पीते दांत गल गया भाई, पानी मत पियो दांत गल जाएगा, ये क्या बात हो गई भाई, ठीक है। ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ठोक ठाक भी लोग फर्क नहीं पड़ता है। देखा होगा तुमने, अगर कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे ना, तो डेंटिस्टों का ना तो ड्र ड्र करके ड्रिल भी मारते हैं, कई बार छेद छेद करते हैं, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। वो घिसते भी हैं कई बार दांतों को, बड़े छोटे हो जाते हैं उसको घिस के शेप में दिया जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो घिस भी लेते हैं, सोचो अगर ढीला ढाला होता है तो फिर तो तकलीफ हो जाती ना। तो ये बहुत ही हार्ड है, पानी वगैरह में डिजोल्व नहीं होता। लेकिन ये जो कीटाणुओं ने, ये जो तुम्हारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे तुम्हारे माउथ के अंदर, उन्होंने जो कारनामा किया है, क्या कारनामा किया इन्होंने, जो शुगर वगैरह या फूड वगैरह पार्टिकल्स हैं उनमें से जो एसिड्स बना दिए हैं इन्होंने, जिसके वजह से आपका माउथ का मीडियम एसिडिक हो गया है, वो एसिड इसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये एसिड इसको क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कि एनामिल को करोड करता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, कोरोड करता है। करोजन तो समझ में आता है ना, कोरोड्स एनामिल लेयर, जिसकी वजह से अगर एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, अंदर की तरफ कहीं पर, वहां क्या है, बार बार एसिड जमा होगा, तो वो एसिड क्या करेगा, उस एनामिल लेयर को डैमेज करेगा, तो आपके दांतों में छेद हो जाएंगे, कैविटीज आ जाएंगी। आपने सुना होगा दांतों में कैविटीज आ जाती हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके दांतों का टेक्सचर भी खराब हो जाता है, काला काला भी पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो ज्यादातर छोटे बच्चों का ये आपको बहुत देखने को मिलेगा, बच्चों के दांत सड़ गए बोलते हैं ना, दांत सड़ गए, तो ये सब इन चीजों से होता है, बराबर है। अच्छा, तो ये जो कैविटीज वगैरह, दांत सड़ गए मतलब कहीं छेद पड़ गया, कहीं से दांत आधा खत्म हो गया है, आधा बचा हुआ है, खराब हो गया, ऐसा ऐसा है, जो भी है, ये चीजें देखने को मिलती हैं हमको। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, तो एक तरीका है, खाना खाओ उसके बाद तुरंत मुंह साफ करो। आपको छोटी छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि खाना खाने का अच्छे से मुंह में पानी डाल के कुल्ला करो, खुकु गार्गलिंग करना होता है, अच्छे से हाथ से पूरा डाल के साफ करो। और अच्छा तरीका है कि ब्रश करो, ठीक है। ब्रश मतलब ऐसी ब्रश मत घिसो, टूथपेस्ट के साथ, ठीक है। नॉर्मली एडवाइजेबल है 2 से 3 बार दिन में टूथब्रश मतलब दांतों को ब्रश करना चाहिए पेस्ट के साथ, ठीक है। क्यों, तो क्या होगा, नॉर्मली तुमने देखा हो कई लोग रात को करते हैं टूथब्रश, ठीक है, रात को खाना खाने के बाद वो लोग टूथपेस्ट लेके ब्रश करते हैं। क्यों, क्योंकि रात को आपने जब खाना वाना खाया है तो आपके फूड पार्टिकल्स वगैरह दांत में फंसे हुए हैं, और आप एक लंबा गैप दे रहे हो, ठीक है, रात को सोओगे सीधा सुबह उठोगे, तो एक लंबा टाइम मिल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्ट करने के लिए। उस टाइम आपके जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, वो एसिड ज्यादा टाइम तक माउथ में रहेगा, राइट, ज्यादा टाइम तक माउथ में रहेगा तो ज्यादा असर कर सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है रात को खाने के बाद ब्रश जरूर कर लिया करो। वैसे तो 2 से 3 बार करना चाहिए, 3 बार भी करो तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं 3 बार तो कम से कम 2 बार तो करो, ठीक है। तो हम क्यों टूथपेस्ट से करते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी में हमने जब क्लासिफिकेशंस किया था तो मैंने बताया था कि टूथपेस्ट जो होता है वो एक तरह का बेस होता है, उसके अंदर बेसिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। वो बेस क्या करता है, जब आप ब्रश करते हो तो वो बेस आपके माउथ को, जो माउथ में एसिड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, ठीक है। वो बेस क्या करेगा, आपके माउथ में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको
न्यूट्रलाइज कर देगा तो बस ये खतरा खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया तो आपके जो इनेमल के लेयर है उसको डैमेज पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, चंगा चंगा दांत चपकते रहेंगे आपके, दांत चमकते है ना, टी में ई करके क्लोजअप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई टूथ की। ठीक है, इसके अलावा एनिमल वॉरफेयर, ये क्या एनिमल वॉरफेयर? जंग, वॉरफेयर तो जंग होता है। एनिमल्स ना अपने आप को बचाने के लिए, जंग लड़ने के लिए भी पीएच का इस्तेमाल करते हैं। अरे पीएच का कैसे इस्तेमाल करेंगे? पीएच पेपर लेके जाता है? अरे नहीं ले जाता भाई, वो भी केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि चींटी, एंट, ठीक है, ये क्या करती है? बड़ी वाली चींटी, अरे चल छोटी वाली ले लो, कभी काटी है तो देखा होगा फूल गया होगा, जलन भी होता है, दर्द भी होता है, बड़ा अजीब सा वो होता है ना। चलो छोटी वाली तो काटती है तो थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा दर्द होता है। वो जो बड़ी वाली चींटी काटती है, कभी काटा हो तो पता चलेगा तुमको, बहुत डेंजरस काटती है भैया। ठीक है, वो काटती है तो बड़ा फूलता है और ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, जलन भी होती है, दर्द भी होता है, दोनों होता है एक साथ। क्यों? क्योंकि वो जो एंड्स होती है ना, वो फॉर्मिक एसिड, इसी को हम मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, अगर आपके चैप्टर हो गए होंगे स्कूल में तो कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला, तो उसमें ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। चाहे फॉर्मिक एसिड बोलो चाहे मिथेनॉइक एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एंड्स ये एसिड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फिर बीज वगैरह, बीज जो होती है ना, मधुमक्खी ठक काट के निकल गई, इतना बड़ा फुला देती है। ये लोग क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनॉइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये डंक मारते हैं, ठीक है, जब ये डंक मारते हैं ना, तो ये वो एसिड रिलीज कर देते हैं आपकी स्किन के अंदर। उस एसिड की वजह से आपकी स्किन इस तरह से हो जाती है। ठीक है, सूज जाती है, थोड़ा सा फूल जाता है और वहां जलन होने लगती है और दर्द भी होने लगता है। उस केमिकल की वजह से, इस एसिड की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा चींटी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, चूना लगा दो, कई लोग चूना लगाते थे। ठीक है, अब आसपास अगर तंबाकू खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे तब क्या करोगे? तो टूथपेस्ट लगा दो। ठीक है, टूथपेस्ट लगा दिया जाता है। तो चूना आपने देखा, चूना आपने पहले कहाँ डाला था? खेत में डाला था। जब सॉइल एसिडिक हो गया था, उसको बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने चूना डाला था। समझ गए? चूना बेस है। टूथपेस्ट, इसके पहले वाले एग्जांपल में देख लिया आपने, टूथपेस्ट भी बेस है ना। तो ये जो बेस है वो लगा दो इसके ऊपर, कोई भी बेस लगा दो, बेकिंग सोडा लगा दो। ठीक है, नहीं टूथपेस्ट वगैरह मिल रहा है कहीं अंदर, टूथपेस्ट रख के करोगे यार, कैसी बात करोगे, छी। तो टूथपेस्ट है, बेकिंग सोडा है और चूना है। चूना बहुत कम लोग घर मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, वो लगा दो, आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि आपका ये जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना अड़ोस पड़ोस में या घर में कोई चूना, मतलब तंबाकू खाने वाला भी काम का होता है ना। कोई भी आदमी खराब नहीं है भाई, हर आदमी काम का है। वैसे तुमको नहीं खाना चाहिए, ठीक है, गंदी बात। अच्छा, तो फॉर्मिक एसिड और मेथेनॉइक एसिड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ये एनिमल्स या इंसेक्ट्स बोलो। ये लोग जब रिलीज कर देते हैं हमारे स्किन में, उसकी वजह से काफ़ी खतरनाक असर हो जाता है। जान नहीं ले लेगा लेकिन दर्द तो होता है। ठीक है, भयंकर दर्द होता है। अच्छा, तो ये एनिमल वॉरफेयर की बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, एक नेटल प्लांट होता है। ठीक है, नेटल प्लांट, ये ना बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को टेक्स्ट बुक में, तो मैंने सोचा बता दूं कि कभी आप ट्रैकिंग वैकिंग पे गए तो बुक में एक पैराग्राफ दिया इसके बारे में। ये नेटल प्लांट जो होते हैं ना, इनके लीव्स के ऊपर, ठीक है, लीव्स के ऊपर थोड़े से रेशे होते हैं, ऐसे बाल बाल जैसे रेशे होते हैं। अगर आप इसके कांटेक्ट में आ गए तो वो रेशे आपकी मतलब स्किन में चुभ जाएंगे। जब वो स्किन में चुभेंगे ना तो वो अंदर एसिड रिलीज कर देते हैं, उसके वजह से भी आपको जलन होगा और दर्द होगा। जैसे ये मधुमक्खी और चींटा काटता है ना, उसके जैसा प्रॉब्लम होता है ना, वैसा इसके लीफ के कांटेक्ट में आने की वजह से भी हो सकता है आपको। तो उस केस में आप क्या करोगे? वहां तो टूथपेस्ट मिलेगा नहीं या वहां चूना तो मिलेगा नहीं, तो क्या होता है पता है? नॉर्मली इसी प्लांट के पास में एक दूसरा प्लांट होता है, डॉक प्लांट। क्या होता है? डॉक प्लांट। ये नेटल प्लांट और ये इसका विरोधी क्या? डॉक प्लांट। ये इसके पास में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ केसेस में इस प्लांट के बगल में आपको डॉक प्लांट मिल जाएगा। तो आप उस डॉक प्लांट की लीव्स लेके वहां पर घिस दो। ठीक है, आप समझ ही गए होगे। नेटल प्लांट जो है वो ये भी फॉर्मिक एसिड यानी कि मेथेनॉइक एसिड ही रिलीज करता है। इसके भी लीव से जो आप कांटेक्ट में आए ना, उसके रेशे आपके जो स्किन में इंजेक्ट कर रहे हैं वो यही वाला एसिड रिलीज कर रहे हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ये प्लांट, राइट। इस प्लांट का लीफ घिसा आपने तो आपको आराम हुआ। क्यों आराम हुआ? क्योंकि ये कैसा है?
बेसिक नेचर का होगा, तभी तो इसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर है? तो कभी ट्रैकिंग वैकिंग में जाओ, ऐसे किसी प्लांट के कांटेक्ट में आओ, और जब ऐसा हो तो ढूंढो अगल बगल कोई दूसरा प्लांट ऐसा होगा, फोटो वोटो देख के जाना, नहीं तो पता चला कोई और ही पत्ता घिस दिया, रिएक्शन हो गया, तकलीफ हो जाएगी। ठीक है? इतना ज़्यादा भी आयुर्वेदिक मत बन, वो क्या बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य मत बन जाना। ठीक है? तो बाबा रामदेव क्या करेंगे। तो इस तरह से ये सारी कहानी खत्म हो गई। बस पीएच इन एवरीडे लाइफ का इतना ही था, और कुछ मेरे ख्याल से नहीं छूट रहा है। तो अगर कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसे तकलीफ होगी तो भाई वो नीचे कमेंट सेक्शन आता है, अगर नहीं देखा तो देखना, वहाँ पर आप लिख सकते हो, टाइप वाइप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। इसके अलावा हमारे बुक में ना एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है? क्या दिया हुआ है? एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सोर्सेस, कुछ नेचुरल सोर्सेस दिए हैं, और उन सोर्सेस से हमको कौन सा एसिड मिलता है वो दिया हुआ है। ठीक है? तो वो टेबल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल सोर्स और उससे मिलने वाला एसिड। ठीक, अच्छा ये तो बहुत छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा। ठीक है? तो पहला नेचुरल सोर्स हमको दिया हुआ है विनेगर। क्या दिया है? विनेगर। अब देखो विनेगर ना सिंथेटिक भी होता है, जैसा कि वो जो चाइनीज वगैरह में डालते हैं ना, वो लिक्विड आता है पानी जैसा, ठीक है ना, एकदम कलरलेस, उसके अंदर अपने देखो को डालने का खट्टा खट्टा स्मेल करता है विनेगर। ठीक है? वो ना सिंथेटिक होता है, वो एसिटिक एसिड से बनाया जाता है। पहले हम केमिकली बनाते हैं एसिटिक एसिड और उसमें पानी मिक्स कर देते हैं, दैट इज विनेगर। ठीक है? लेकिन हम यहाँ जो विनेगर की बात कर रहे हैं वो नेचुरल सोर्स है। ठीक है? नेचुरली कुछ फ्रूट्स वगैरह में से, ठीक है, एप्पल से या मैंगो से, ऐसे कई फ्रूट्स से विनेगर बनाया जाता है। ठीक है? तो जो नेचुरली विनेगर बनाया जाता है उसके अंदर क्या मिलता है हमको? एसिटिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? एसिटिक एसिड, इसको सिरका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है? तो विनेगर नेचुरल सोर्स है किसका? एसिटिक एसिड का। ठीक है? फिर आता है ऑरेंज। ऑरेंज के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। तो ऑरेंज नेचुरल सोर्स है सिट्रिक एसिड का। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा क्या है? टैमरिंड। टैमरिंड मतलब इमली, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, सुना है ना गाना, वो वाला टैमरिंड, इमली, खट्टी वाली इमली। इसके अंदर हमको मिलता है टार्टरिक एसिड। क्या मिलता है? टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड बहुत काम का है। जहां देखो बेकिंग सोडा वगैरह यूज होता है ना, एक तो देखो मेडिसिन में भी यूज होता है, वो अलग बात है, लेकिन जब बेकिंग सोडा यूज करके आप केक वगैरह बनाते हो तो बेकिंग सोडा की वजह से क्या होता है ना, केक का जो फ्लेवर होता है ना, देखो एक तो जो नॉर्मल बेकिंग सोडा आप जो खरीदते हो बेकिंग पाउडर, उसमें ना टार्टरिक एसिड मिक्स करके दे देते हैं वो लोग। ठीक है? लेकिन नॉर्मल एक बेकिंग सोडा आप बनाओगे तो आपका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, तो वो कड़वापन खत्म करने के लिए उसके अंदर टार्टरिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है? तो वहां पे टार्टरिक एसिड का यूज है। अच्छा, उसके अलावा टोमेटो। टोमेटो में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ये भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में ही इस चैप्टर के, है ना। और इमली में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, इसके अलावा भी है। ठीक है? ये तो 4 हो गए। 5वां क्या है हमारा सोर्स? अच्छा, यहीं लिख देता हूं उसको भी मैं। 5वां सोर्स है हमारा सा मिल्क लिखा हुआ है, यानी कि कर्ड, खट्टा दूध, यानी दही। फट जाता है ना जो दूध, वो दही तो बन जाता है। ठीक है? इसके अंदर हमको कौन सा एसिड मिलता है? इसके अंदर हमको मिलता है लैक्टिक एसिड। नाम सुना होगा तुमने, जो दूध से दही बनता है, जब दूध फट जाता है तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया आ जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है? वो बैक्टीरियाज इसको दूध को पूरा वो मतलब आगे का प्रोसेस करते हैं दही बनाने का, तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस और देखो लैक्टिक एसिड रिलेटेड है। तो ये लैक्टिक एसिड मिलता है हमको कहां से? दही में से। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है लेमन। लेमन ऑरेंज फैमिली का ये सिट्रिक फ्रूट ही है, इसमें भी हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है एंट बाइट और नेटल बाइट, या नेटल स्टिंग, एंट स्टिंग जो बोलो, एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, जो डंक होते हैं उनके, एंट के डंक और नेटल के डंक। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इसके पहले टॉपिक डिस्कस किया। इसमें क्या मिलता है हमको? कौन सा एसिड? मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक बोलो चाहे फॉर्मिक बोलो। ठीक है? तो मिथेनॉइक एसिड मिलता है इसके अंदर। तो ये टेबल डिस्कस करना था, टेबल हो गया। आगे के टॉपिक्स समझदार हो, अगले वीडियो में आएंगे ऑफ कोर्स, तो तब तक करिए थोड़ा सा इंतजार। ठीक है? और क्या बोलूं,
पढ़ाई करो यार मन लगा के, क्या हर वीडियो में लास्ट में यही बोलना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बताना पड़ेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले मोटिवेट किया था ज्वालामुखी बनो, ठीक है, बाकी तो तुम समझदार हो ही। और कुछ क्या बोलूं, सोच रहा हूँ। बाय, जय हिंद।